परीक्षा कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर पर गहराई से बात करने वाले हैं। वो समय जो मौर्य साम्राज्य के जाने के बाद आया, मतलब मौर्योत्तर काल। और इसमें भी खास तौर पर हम शुंग वंश को समझेंगे। हमारे पास कुछ अहम ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनकी मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये शुंग वंश आखिर कैसे पनपा, कौन थे इसके खास राजा, उनके टाइम में क्या बड़ी घटनाएं हुई, और हाँ, उस जमाने का कल्चर कैसा था। हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों की जानकारी को एक पूरी तस्वीर की तरह सामने रखा जाए। हम खास घटनाओं और डिटेल्स पर फोकस करेंगे ताकि शुंग काल एकदम साफ साफ समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। ये बात तो सोचने वाली है कि मौर्य जैसा इतने बड़ा साम्राज्य खत्म हुआ और फिर शुंग सत्ता में कैसे आए। मतलब एक तरफ तो मौर्यों की जो सेंट्रल पावर थी वो कमजोर पड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कई नई ताकतें उभर रही थीं। इसी माहौल में शुंग, कण्व और दक्षिण की तरफ देखें तो सातवाहन जैसे लोकल राजवंश सामने आए। और सिर्फ यही नहीं, इसी समय पश्चिमोत्तर सीमा से यवन यानी यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, इन सब का आना जाना, हमले, ये सब भी चल रहा था। तो शुंग वंश इसी गहमा गहमी के बीच, इसी उथल पुथल में खड़ा हुआ। जैसे एक विद्वान हुए हरप्रसाद शास्त्री, वो मानते थे कि ये लोग पारसिक यानी ईरानी थे। दूसरी तरफ बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कह दिया, मतलब शायद निम्न कुल का। और कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे दिव्यावदान, वो तो उन्हें मौर्यों से ही जोड़ देते हैं, शायद कोई ब्रांच मानते होंगे। तो फिर ज्यादा क्या माना जाता है, मतलब कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग? हाँ, देखिए, इन सब के बीच जो मत सबसे ज्यादा माना जाता है वो है कि ये ब्राह्मण थे। जैसे पाणिनि ने, जो इनसे पहले हुए, उन्होंने अष्टाध्यायी में शुंगों को भारद्वाज गोत्र को बताया है। और कालिदास ने भी बाद में अपने नाटक मालविकाग्निमित्र में एक शुंग राजा को बैम्बिक कश्यप गोत्र का ब्राह्मण कहा। जैन ग्रंथ थेरावली में भी जिक्र है। तो ज्यादातर सबूत इशारा करते हैं कि ये लोग ब्राह्मण थे। और इस वंश की नींव कैसे पड़ी, मतलब मौर्यों का अंत और शुंगों का आना, ये कहानी क्या है? हाँ, तो ये हुआ करीब 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की। वो उस वक्त के आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ के सेनापति थे। बाणभट्ट के हर्षचरित में लिखा है कि बृहद्रथ प्रज्ञा दुर्बल थे, मतलब शायद थोड़े कमजोर या ढीले शासक रहे होंगे। अच्छा। हाँ, तो लगता है पुष्यमित्र ने मौके का फायदा उठाया। हर्षचरित कहता है कि सेना का प्रदर्शन दिखाने के बहाने बृहद्रथ को बुलाया और वहीं सबके सामने उनकी हत्या कर दी। अरे, बस वहीं मौर्य वंश का अंत हो गया और मगध की गद्दी पर शुंग आ गए। पुष्यमित्र शुंग, सेनापति से सीधे राजा। क्या पता चलता है इनके बारे में स्रोतों से? कोई खास टाइटल वगैरह लिया था इन्होंने? पुष्यमित्र जाहिर तौर पर बड़े एम्बिशियस और पावरफुल थे, पर दिलचस्प बात यह है कि राजा बनने के बाद भी उन्होंने उपाधि सेनानी या सेनापति की ही रखी। अच्छा, राजा बनने के बाद भी सेनापति? हाँ, अब इसके कई मतलब हो सकते हैं। शायद वो अपनी पुरानी पहचान रखना चाहते थे, या शायद ये मौर्यों के लिए कोई इशारा था, कौन जाने। एक और टाइटल मिलता है हरिवंश पुराण में, औद्भिज। औद्भिज, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है अचानक उठने वाला या एकदम से उभरने वाला। शायद ये उनके सत्ता में आने के तरीके की तरफ इशारा करता है। घोसुंडी अभिलेख से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनके शासन की सबसे खास बातें क्या थीं? ऐसा सुना है कि वैदिक धर्म को लेकर ये काफी एक्टिव थे। बिल्कुल, पुष्यमित्र शुंग का जो राज है उसे अक्सर वैदिक धर्म के रिवाइवल, मतलब पुनरुत्थान के तौर पर देखा जाता है। देखिए, मौर्यों के टाइम में, खासकर अशोक के समय, बौद्ध धर्म को स्टेट सपोर्ट मिला था, है ना? हाँ, बिल्कुल। पुष्यमित्र के आने के बाद वैदिक रीति रिवाज, यज्ञ वगैरह, इनको फिर से इंपॉर्टेंस मिली। इसका एक पक्का सबूत है अयोध्या से मिला धनदेव का अभिलेख। धनदेव वहां के गवर्नर थे। उन्होंने लिखवाया है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ, ये तो बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। बहुत बड़ी बात। ये सम्राट अपनी ताकत दिखाने के लिए करते थे। ये एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। और इन यज्ञों में पुरोहित कौन थे? पतंजलि का नाम जुड़ा है इनसे। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मशहूर व्याकरण के विद्वान पतंजलि, जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर वो महान टीका लिखी, महाभाष्य, वो ही इन अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि पुष्यमित्र के दरबार में उस वक्त के बड़े बड़े विद्वानों को जगह मिली हुई थी। ये दौर सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं, कल्चर और इंटेलेक्ट का भी था। पतंजलि का महाभाष्य तो संस्कृत के लिए एक लैंडमार्क है। लेकिन यहीं पे एक बड़ा सवाल उठता है, बौद्ध धर्म के साथ इनके रिश्ते कैसे थे? यहाँ तो स्रोत कुछ अलग ही कहानी कहते लगते हैं। एक तरफ वैदिक रिवाइवल, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म। हाँ,
ये वाकई में एक बहुत कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल पहलू है। जो बौद्ध ग्रंथ हैं, खासकर दिव्यावदान, वो पुष्यमित्र की बहुत ही नेगेटिव इमेज बनाते हैं। दिव्यावदान में तो लिखा है कि पुष्यमित्र ने अशोक के बनवाए 84,000 स्तूप तुड़वा दिए। स्तूप मतलब बौद्धों के वो पवित्र स्मारक। 84,000? ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और ये भी लिखा है कि पाटलिपुत्र का जो मशहूर कुक्कुटाराम विहार था, उसे तोड़ने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हुआ है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं जैसे जी.आर. शर्मा, उन्होंने कौशाम्बी के घोषितराम विहार के जले हुए खंडोरों को देखकर अंदाजा लगाया कि शायद पुष्यमित्र ने ही जलवाया होगा। दिव्यावदान में तो ये भी लिखा है कि शाकल में घोषणा करवाई कि जो बौद्ध भिक्षु का सिर लाएगा उसे 100 दिनार मिलेंगे, सोने के सिक्के। बाप रे, ये तो बहुत ही संगीन इल्जाम है। क्या इन बौद्ध स्रोतों पर पूरी तरह यकीन किया जा सकता है? बस यहीं पर इतिहासकारों में बहस शुरू हो जाती है। इल्जाम बहुत गंभीर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि ये बातें आ कहां से रही हैं। बौद्ध ग्रंथों से। अब जाहिर है, मौर्यों के टाइम बौद्ध धर्म को जो इज्जत और सपोर्ट मिला था, शुंगों के आने से और वैदिक धर्म को बढ़ावा देने से उसे धक्का तो लगा ही होगा। हाँ, ये तो है। तो ये मुमकिन है कि बौद्ध लेखकों ने पुष्यमित्र को जानबूझकर इतना क्रूर दिखाया हो ताकि उनके राज को बुरा साबित कर सकें। इसे कहते हैं सोर्स क्रिटिसिज्म। मतलब हमें देखना पड़ता है कि कौन लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कोई एजेंडा तो नहीं है। तो क्या ऐसे भी सबूत हैं जो इस कहानी को काटते हो, मतलब जो दिखाते हो कि शायद ऐसा ना हुआ हो? हाँ, कुछ हद तक। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन्हीं शुंग राजाओं के टाइम में, खासकर पुष्यमित्र के बाद, बौद्ध आर्ट का खूब विकास हुआ। मध्य प्रदेश में सांची और भरूच के जो मशहूर स्तूप हैं, उनका एक्सपेंशन, उन पर पत्थर की खूबसूरत नक्काशी, ये सब इसी शुंग काल में हुआ। अच्छा। अब अगर शुंग राजा बौद्ध धर्म के इतने ही दुश्मन होते तो उनके राज में ये सब कैसे होता, है ना? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। बिल्कुल। इसीलिए ज्यादातर इतिहासकार अब मानते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में शायद बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। हो सकता है पुष्यमित्र ने कुछ बौद्ध सेंटर्स पर एक्शन लिया हो जो शायद पॉलिटिकली उनके खिलाफ थे, लेकिन पूरे धर्म को ही खत्म करने की बात शायद सही ना हो। मामला मिला जुला सा लगता है। इनके समय में बाहरी हमलों का भी डर था, आपने बताया, यवनों का। उसके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, पुष्यमित्र के राज की एक बड़ी चुनौती थी ये यवन, यानी यूनानी हमले जो नॉर्थ वेस्ट से हो रहे थे। इसका जिक्र कई जगह है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में ग्रामर का उदाहरण देते हुए लिखा है, अरुणद यवनः साकेतम अरुणद यवनः माध्यमिकाम। मतलब यवनों ने साकेत अयोध्या को घेरा, यवनों ने माध्यमिका चित्तौड़ के पास को घेरा। एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता, उसके युग पुराण वाले हिस्से में तो और डिटेल में है कि ये दुष्टवीर यवन साकेता, पांचाला, मथुरा को रनते हुए पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमध्वज भी कहा है, उसके काफी नजदीक पहुंच गए थे। और कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में भी यवनों से लड़ाई का जिक्र आता है। तो क्या ये यवन कामयाब रहे, और ये थे कौन? ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि ये हमलावर शायद बैक्ट्रिया का यूनानी राजा डेमेट्रियस था। हाँ, डेमेट्रियस। ऐसा लगता है कि वो काफी अंदर तक तो आ गए थे, लेकिन उन्हें कोई फाइनल सक्सेस नहीं मिली। मालविका अग्निमित्र नाटक से ही पता चलता है कि पुष्यमित्र के पोते वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों की फौज को हरा दिया था। अच्छा, वसुमित्र ने हराया। हाँ, तो मतलब शुंगु ने इस यवन थ्रेट को सक्सेसफुली हैंडल किया। और इसी नाटक मालविका अग्निमित्र में एक और लड़ाई का जिक्र है, विदर्भ युद्ध। वो क्या था? हाँ, ये पुष्यमित्र के कायम की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल घटना थी और इसकी जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ कालिदास के इसी नाटक से मिलती है। ये नाटक वैसे तो पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र, जो उस टाइम विदिशा के गवर्नर थे, और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की लव स्टोरी है। अच्छा, लव स्टोरी है। हाँ, लेकिन इसी कहानी के बैकग्राउंड में ये विदर्भ वॉर चलता है। हुआ ये था कि विदर्भ के राजा थे यज्ञसेन। उन्होंने अपने कजिन माधव सेन को कैद कर लिया था। अब ये माधव सेन शुंगों का सपोर्टर और अग्निमित्र का दोस्त था। तो अग्निमित्र ने यज्ञसेन पर हमला किया, उसे हराया। बाद में वर्धा नदी को बॉर्डर मानकर विदर्भ राज्य को यज्ञसेन और माधव सेन में बांट दिया गया। नाटक में यज्ञसेन को शुंगों का प्रकृतिया मित्र कहा गया है, मतलब नेचुरल दुश्मन। पुष्यमित्र के बाद कौन कौन राजा हुए शुंग वंश में? क्या ये वंश लंबा चला? पुराणों को देखें तो शुंग वंश में कुल 10 राजा हुए और इन्होंने करीब 112 साल राज किया। मतलब लगभग 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक।
पुष्यमित्र के बाद उनके बेटे अग्निमित्र राजा बने, जिनका जिक्र अभी हमने मालवे का अग्निमित्र के हीरो के तौर पर किया। उनके बाद के राजाओं के नाम मिलते हैं सुज्येष्ठ या वसुज्येष्ठ, फिर वसुमित्र जिन्होंने यवनों को हराया था, फिर आंद्रक या भद्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागभद्र और सबसे आखिरी में देवभूति। क्या इन बाद के राजाओं के समय भी कुछ खास हुआ जिसके बारे में हमें पता हो? हाँ, कुछ चीजें नोट करने लायक हैं। जैसे अग्निमित्र के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी सभा में भगवती कौशिकी नाम की एक पढ़ी लिखी बौद्ध महिला रहती थी। अच्छा, बौद्ध महिला? हाँ, तो ये शायद इस बात का इशारा हो कि पुष्यमित्र के बाद माहौल थोड़ा बदला, या कम से कम पर्सनल लेवल पर टॉलरेंस थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई 9वें राजा काशीपुत्र भागभद्र के टाइम में। उनके राज के 14वें साल में तक्षशिला के यवन राजा थे एंटीअलकिड्स, उनका एक एम्बेसडर हेलिडोरस विदिशा आया, और इस हेलिडोरस ने हिंदू धर्म अपना लिया, मतलब भागवत धर्म। और विदिशा, जिसे बेसन नगर भी कहते हैं, वहां भगवान वासुदेव यानी विष्णु के सम्मान में एक खंभा लगवाया, जिसे आज हम हेलिडोरस पिलर या गरुड़ स्तंभ कहते हैं। हाँ, ये गरुड़ स्तंभ तो बहुत फेमस है। इसकी क्या खासियत है? ये पिलर हिस्टोरिकली और रिलीजियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर ब्राह्मी लिपि में एक लेख खुदा है। उसमें हेलिडोरस खुद को भागवत कहता है, मतलब वासुदेव का भक्त, और वासुदेव को देव देवस यानी देवों का देव बताता है। ये भारत में भागवत धर्म के फैलने का और उसकी पॉपुलैरिटी का सबसे पुराना और पक्का आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है। कमाल है, मतलब एक यूनानी राजदूत भागवत बन गया। हाँ, और ये भी दिखाता है कि उस समय भारतीय धर्म बाहर के लोगों को भी अपनी तरफ खींच रहे थे। और फिर शुंग वंश का अंत कैसे हुआ? शुंग वंश के आखिरी राजा थे देवभूति। बाणभट्ट के हर्षचरित के हिसाब से देवभूति थोड़े ऐशो आराम पसंद और कमजोर चरित्र के राजा थे। उनके ही एक मंत्री थे अमात्य वासुदेव कण्व। उन्होंने एक साजिश रची और देवभूति की हत्या करवा दी। ओह, मतलब मंत्री ने ही राजा को मरवा गया? हाँ, ये हुआ करीब 73 या 75 ईपू में। देवभूति की मौत के साथ ही शुंग वंश खत्म हो गया और वासुदेव कण्व ने मगध में कण्व वंश की नींव डाल दी। हालांकि कण्व वंश का राज शुंगों जितना बड़ा या लंबा नहीं चला। चलिए, अब थोड़ा शुंग काल के कल्चरल साइड पर वापस आते हैं। आपने कहा था कि विदिशा की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। हाँ, शुंग काल में पाटलिपुत्र तो मेन कैपिटल थी ही, लेकिन विदिशा का पॉलिटिकल और कल्चरल रुतबा काफी बढ़ गया। वो सेंट्रल इंडिया में शुंग पावर का एक बड़ा सेंटर बन गई, एक तरह से सेकंड कैपिटल जैसी। भाषा और लिटरेचर की बात करें तो जैसा हमने पहले कहा, ये संस्कृत के रिवाइवल का टाइम था। पतंजलि के महाभाष्य ने संस्कृत ग्रामर को एक नई पहचान दी और भाषा को फिर से सम्मान दिलाया। और मनुस्मृति, वो भी इसी काल की मानी जाती है। हाँ, ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि हिंदू धर्म के सबसे अहम लॉ बुक्स में से एक मनुस्मृति का जो आज हमें रूप मिलता है, वो शुंग काल में ही फाइनल हुआ था। इसके राइटर मनु भृगुवंश के माने जाते हैं। मनुस्मृति में समाज के नियम, कानून, वर्ण आश्रम, राजा के काम, न्याय, शादी, प्रॉपर्टी, इन सब पर डिटेल में लिखा है। इसमें राजा को सबसे ऊपर बताया है, पर ब्राह्मणों को उससे भी ऊपर। ये पहली किताब है जो ऑफिसर्स को सैलरी के बदले जमीन देने की बात करती है। शादी को ये जन्म जन्म का बंधन मानती है। तलाक या दोबारा शादी को आमतौर पर इजाजत नहीं देती। विधवाओं के लिए कड़े नियम हैं, जैसे सिर मुंडवाने का जिक्र भी है। ये किताब बाद में भारतीय समाज और कानून पर बहुत प्रभावशाली रही। कला की बात करें, खासकर स्तूपों की, तो शुंग काल मौर्य काल से कैसे अलग था? शुंग काल में स्तूप बनाने की कला में एक बड़ा चेंज आया। देखिए, मौर्य काल में अशोक ने जो स्तूप बनवाए वो ज्यादातर ईंट और मिट्टी के थे और शायद लकड़ी की रेलिंग होती थी। शुंग काल में पहली बार स्तूप बनाने और सजाने में बड़े पैमाने पर पत्थर का इस्तेमाल शुरू हुआ। पत्थर का? हाँ, पत्थर का। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सांची का महास्तूप। शुंगों ने क्या किया, अशोक के बनाए ओरिजिनल ईंट वाले स्तूप को पत्थर की सिल्लियों से ढककर उसका साइज लगभग डबल कर दिया और उसके चारों तरफ पत्थर की एक बहुत ही खूबसूरत नक्काशी वाली रेलिंग, जिसे वेदिका कहते हैं, वो बनवाई। इसी तरह मध्य प्रदेश में भरहुत और बिहार में बोधगया के स्तूपों का डेवलपमेंट और उनके शानदार पत्थर के गेटवे यानी तोरण द्वार, वो भी शुंग काल की ही देन है। अच्छा। भरूच स्तूप के एक तोरण पर तो शुंग राजा धनुभूति का नाम भी खुदा है, जिससे टाइम पीरियड कंफर्म होता है। इन तोरण द्वारों और वेदिकाओं पर क्या बना होता था? मतलब क्या नक्काशी होती थी? क्या ये सब बौद्ध आर्ट थी?
हाँ, थी तो ये बेसिकली बौद्ध आर्ट ही, लेकिन इसमें उस टाइम की आम जिंदगी और लोक विश्वासों का भी खूब असर दिखता है। इन पत्थर की रेलिंग्स और गेटवे पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं, उनकी पिछली जिंदगियों की कहानियां यानी जातक कथाएं, वो सब उकेरी गई हैं। साथ ही यक्ष यक्षिणी, नाग, पेड़ पौधों की पूजा, ये सब लोक कला के एलिमेंट्स भी खूब मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात है शुंग काल की साठ में, कहीं भी बुद्ध को इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया है। क्या बुद्ध को इंसान के रूप में नहीं दिखाया? तो फिर कैसे पता चलता था कि बुद्ध की बात हो रही है? ये बहुत रोचक है। उनकी मौजूदगी को सिंबल्स के जरिए दिखाया गया, प्रतीकों से। जैसे अगर बुद्ध के ज्ञान पाने का सीन दिखाना है तो बोधि पेड़ और उसके नीचे एक खाली सिंहासन बना देंगे। अच्छा, खाली सिंहासन बुद्ध की जगह। हाँ, अगर उनका पहला उपदेश दिखाना है तो एक पहिया यानी धर्म चक्र बना देंगे। उनका महापरिनिर्वाण दिखाना है तो स्तूप बना देंगे। इसी तरह उनके पैरों के निशान, पद चिन्ह या उनके ऊपर लगा हुआ छाता, ये सब उनकी मौजूदगी के सिंबल थे। कमाल है। बुद्ध की मूर्ति बनाने का रिवाज तो इसके बाद शुरू हुआ, कुषाण काल में, गांधार और मथुरा आर्ट स्टाइल्स में। शुंग आर्ट की ये सिंबलिज्म, ये प्रतीकात्मकता, उसकी एक खास पहचान है। और आपने पहले भागवत धर्म के विकास की बात की थी। हेलियोडोरस स्तंभ के अलावा और भी कुछ सबूत हैं इसके? हाँ, शुंग काल सिर्फ वैदिक धर्म का रिवाइवल ही नहीं था, बल्कि वैष्णव या भागवत धर्म के उभरने और फैलने के लिए भी जमीन तैयार कर रहा था। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ तो सबसे फेमस प्रूफ है ही। इसके अलावा मथुरा के पास मोरा नाम की जगह से एक लेख मिला है, जो शायद पहली सदी ईस्वी का है। उसमें तोनिस नाम की एक विदेशी महिला का जिक्र है, जिसने 5 वृष्णि वीरों की पूजा के लिए मंदिर बनवाया था। 5 वृष्णि वीर, ये कौन थे? ये थे वासुदेव यानी कृष्ण, संकर्षण यानी बलराम, प्रद्युम्न जो कृष्ण के बेटे थे, सांब ये भी कृष्ण के बेटे, और अनिरुद्ध जो प्रद्युम्न के बेटे थे। तो ये कृष्ण और उनके परिवार के लोगों की पूजा की जो परंपरा है, उसके जमने का एक बड़ा सबूत है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो शुंग वंश की एक काफी कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत अहम तस्वीर सामने आती है। मौर्यों के बाद एक ब्राह्मण सेनापति का आना, वैदिक रिवाजों को वापस लाना, पर साथ साथ बौद्ध आर्ट को भी आगे बढ़ने देना, यवनों के हमलों का सामना करना, संस्कृत को बढ़ावा देना, मनुस्मृति जैसी किताब का बनना, भागवत धर्म का उदय, और फिर आखिर में अपने ही मंत्री के हाथों खत्म हो जाना। इस सब का निचोड़ क्या है? क्या जगह है शुंग काल की भारतीय इतिहास में? देखिए, शुंग काल को हम भारतीय इतिहास का एक बहुत ज़रूरी ट्रांजिशन पीरियड मान सकते हैं। एक ऐसा दौर जिसने मौर्य साम्राज्य के बिखरने से जो खालीपन आया था, उसे भरने की कोशिश की और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में एक नया सिस्टम बनाने का प्रयास किया। ये बात सही है कि उन्होंने ब्राह्मणवादी या वैदिक परंपराओं को फिर से मजबूत किया, जिसे वैदिक पुनर्जागरण कहा जाता है। लेकिन जैसा हमने देखा, इसे सिर्फ एक रिएक्शनरी, मतलब बस पुरानी चीज़ों को वापस लाने वाला दौर कहना भी ठीक नहीं होगा। इसी दौर में भागवत धर्म जैसा नया भक्ति मूवमेंट शुरू हो रहा था और बौद्ध आर्ट, खासकर स्तूप और स्कल्पचर में गजब की क्रिएटिविटी दिख रही थी। हाँ, ये विरोधाभास तो है। यही विरोधाभास इस काल की खासियत है। ये दिखाता है कि समाज में अलग अलग धार्मिक और कल्चरल धाराएं एक साथ चल रही थीं, बढ़ रही थीं। ये एक तरह से पुराने और नए का मेल था, एक कल्चरल सिंथेसिस का दौर था, जिसने आने वाले वक्त की आर्ट, धर्म और समाज पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। और ये पूरी चर्चा हमें इस बात पर भी सोचने को मजबूर करती है कि हम इतिहास को समझते कैसे हैं। हमने देखा कि कैसे अलग अलग स्रोत जैसे बौद्ध टेक्स्ट और आर्कियोलॉजी एक ही आदमी या घटना जैसे पुष्यमित्र के बारे में बिल्कुल अलग, यहाँ तक कि उल्टी बातें कह सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ उन्हें जालिम बताते हैं तो सांची और भरहूत के स्तूप उनके दौर में आर्ट की डेवलपमेंट की कहानी कहते हैं। सही बात है। तो सवाल उठता है कि सच क्या है, कैसे जाने? शायद इतिहास का सच किसी एक नैरेटिव में नहीं है, बल्कि इन अलग अलग आवाज़ों, उनके पीछे की वजहों और उनके बीच के तनाव को समझने में है। ये इतिहास को पढ़ने और लिखने की एक परमानेंट चुनौती है और शायद यही इसे इतना इंटरेस्टिंग भी बनाती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आगे और भी सोचा जा सकता है।